अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नवीद हैदर और मैं बच्चों का सर्जन हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एनल फिशर क्या होता है, या जिसको आम ज़ुबान में आप बवासीर भी कहते हैं। देखिए, इसमें तीन कैटेगरीज, या आप कह लें कि ये जो हमारा आज का टॉपिक है इसको तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले कि एनल फिशर होता क्या है, दूसरे नंबर पे इसकी वजूहात क्या होती हैं, और तीसरे नंबर पे इसका इलाज क्या होता है। देखिए, एनल फिशर अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। फिशर कहते हैं एक कट को, एक ओपनिंग को, एक रास्ते को। अगर हम थोड़ा सा देखें कि इंसान की जो हैयत है, या जो इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी साइंस है। अल्लाह ताला की हिकमत है कि इंसान को बहुत नफासत से बनाया है। हमारी जो आंतें हैं, आंतें मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, और हर टुकड़े का जो आंत है उसका अपना एक काम होता है। तो जो आंत, बड़ी आंत जिसको हम कहते हैं, जिसमें पखाना आके स्टोर होता है, उसका जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे पखाना आके स्टोर होता है। उस स्टोरेज वाली जगह पे आंत काफ़ी खुली होती है, और वहाँ पे पखाना अगर जमा होता रहे और जमा होते होते सख्त भी हो जाए तो उस बड़ी आंत के अंदर दर्द की हिस्सें नहीं होती। हाँ, खिंचाव वाली महसूस होता है कि हाँ, पेट में जैसे बेचैनी हो रही है, खिंचाव हो रहा है, लेकिन दर्द नहीं होता। और जब आप नीचे आते हैं, जिसको हम एनल कैनाल कहते हैं, वो एरिया जहाँ से पखाना बाहर निकलता है, एनस जिसको आप सिंपल अल्फाज में कहते हैं, तो वो दो, अगर वो मिसाल के तौर पे बड़ों में वो 4 सेंटीमीटर टोटल एनल कैनाल है, तो उसके ऊपर वाले 2 सेंटीमीटर आंत का हिस्सा होते हैं, और नीचे वाले 2 सेंटीमीटर जो होते हैं वो हमारी जिल्द का हिस्सा होते हैं। तो आंत वाले हिस्से तक दर्द की कैफियत, दर्द की जो हिस्स है वो नहीं होती, लेकिन नीचे वाले जो 2 सेंटीमीटर होते हैं, जो जिल्द के साथ होता है, उसमें दर्द की हिस्सें होती हैं और वो शदीद उसमें दर्द होती है। तो जब पखाना पड़ा रहता है, सख्त हो जाए पखाना वहाँ से, और वह सख्त पखाना पत्थर की तरह जो सख्त होता है, वो जब बाहर निकलता है, तो कुदरत है खुदा की कि ऊपर आंतें डैमेज नहीं होती उससे, लेकिन जो नीचे वाला 2 सेंटीमीटर है, या जो स्किन है, एनस ओपनिंग के अराउंड जो स्किन होती है, इसके ऊपर सख्त पखाना गुजरने की वजह से 5 दफ़ा कट लग जाता है। उस कट को कहते हैं कि ये एनल फिशर है। इस जगह के ऊपर दर्द की बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है। तो जब सख्त पखाना वहाँ से गुजरेगा तो जो कट लग जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एनल फिशर, जिसको आप उर्दू में बवासीर भी कहते हैं। बवासीर की फिर आगे 2 किस्में डिवाइड की जाती हैं, एक खूनी और बादी। तो ये बादी बवासीर की एक किस्म है। खून बहुत कम होता है और दर्द की शिद्दत इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अब दूसरी बात आती है कि ये एनल फिशर क्यों बनता है। देखिए, ये वजूहात इसकी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम सिर्फ बच्चों की बात करें तो बच्चों में ज़्यादा वजूहात नहीं होती। बच्चों में आम तौर पर जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, वो इसकी वजह होती है। और बच्चों में जो हमारे 6 महीने से 2 साल तक की एज के बच्चे हैं, या 4-5 साल तक, इनमें कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कब्ज़ के बारे में पहले अपनी एक वीडियो बनाई है, ऊपर उसका जो आ रहा है उसकी हेडिंग, वो आप क्लिक करके कब्ज़ के बारे में वीडियो देख सकते हैं। तो जब ये सख्त पखाना होता है कब्ज़ की वजह से, वो सख्त पखाना जब गुजरेगा, ज़ाहिर है ऊपर जो आंतों का हिस्सा है वो स्ट्रेचेबल होता है, वो जितना सख्त आएगा वो फैल जाएगा, लेकिन नीचे जो जिल्द वाला हिस्सा होता है ये स्ट्रेचेबल नहीं होता। उसकी वजह से होता क्या है कि सख्त पखाना गुजरने से वहाँ पे कट लगता है, और कट लगने की वजह से फिशर बन जाता है, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जो बड़े होते हैं, बड़ों की चीखें निकल जाती हैं, बच्चे तो फिर कह लें कि बच्चे हैं। बड़ों में अगर वजूहात देखें तो मैं वैसे उसकी तरफ ज़्यादा नहीं जा रहा, वो बहुत लंबी लिस्ट है। उसमें कोई आंतों की बीमारियां हो सकती हैं, कोई बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है, और जिस्म में और भी आंत में किसी और जगह पे भी अल्सर हो सकते हैं, उनकी वजह से ये बन जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह का अल्सर इसको कहते हैं। तो बड़ों में बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, लेकिन बड़ों में भी वो कहते हैं कि जो सबसे कॉमन वजह है वो उसको कहते हैं इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब है कोई ख़ास एक वजह नहीं होती। तो मेन अगर हम कहें कि कॉन्स्टिपेशन मेन रीज़न है फिशर की। अच्छा, फिर होता क्या है? होता यह है कि जब कॉन्स्टिपेशन हुई एक दफ़ा बच्चे को, उसने हार्ड स्टूल पास किया, उसकी वजह से फिशर बन गया। फिशर बहुत पेनफुल होता है। तो नेक्स्ट टाइम बच्चा पखाना करते हुए डरता है, नहीं करता। और दूसरी वजह ये होती है कि जब फिशर बन जाता है तो जो हमारा एनल ओपनिंग की जगह है वो टाइट हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्पैज्म में चली जाती है, स्पैज्म हो जाता है।
तो नॉर्मल एनल ओपनिंग जो होती है वो तंग हो जाती है, नैरो हो जाती है ड्यू टू स्पैज्म। फिर क्या होता है, बच्चा एक तो डर रहा होता है क्योंकि दर्द होगी अगर वो पखाना करेगा, दूसरा आंख तंग हुई हुई है, वहां से पखाने का रास्ता नैरो हो गया, स्पैज्म में चला गया वो। तो ये दो वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बच्चा स्टूल करते हुए डरता है या फिर स्टूल आता नहीं है। तो उस वजह से फिर ये होता है कि बच्चा स्टूल को होल्ड कर लेता है। बड़े भी इवन मैंने देखे हैं वो भी डर के मारे स्टूल नहीं कर रहे होते, वो भी होल्ड कर लेते हैं। तो जब पखाना ज़्यादा देर बड़ी आंत में रहता है तो बड़ी आंत का काम ये होता है कि उसने पखाने में से पानी को जज्ब करना होता है। तो जितनी देर तक पखाना वहाँ पड़ा रहेगा वहाँ से पानी जज्ब होता रहेगा। जब पानी जज्ब हो जाएगा तो पखाना और सख्त हो जाएगा। जब और सख्त पखाना होगा तो वो बच्चा ज़ाहिर है 1 दिन 2 दिन 3 दिन कब तक वो उसको रोक के रखेगा, आखिर पखाना आता है। जब वो सख्त पखाना वहाँ से गुजरेगा, जो फिशर पहले से बना हुआ है वो हील होने के बजाय दोबारा फ्रेश हो जाएगा। तो ये एक साइकिल चलता है कि कॉन्स्टिपेशन हुई, उसने फिशर बनाया, फिशर ने कॉन्स्टिपेशन की और वो कॉन्स्टिपेशन उस फिशर को दोबारा हर दफ़ा फ्रेश कर देगी और वो हील नहीं होता। तो ये एक साइकिल होता है। इस साइकिल को ब्रेक करना और फिर फिशर को ट्रीट करना, ये एक थोड़ा सा आप कह लें कि डिफ़िकल्ट काम होता है। तो इसकी इलाज के बारे में जब हम आते हैं तो इसका इलाज जैसे मैंने बताया 2 चीज़ें मेन हैं, एक तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, ऊपर से फिशर हो गया है। तो इलाज जो है वो मेडिकल इलाज भी है और सर्जिकल भी है। हमेशा पहली स्टेज पे मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो ट्राई की जाती है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में जब हम आते हैं तो 2 मेन कंपोनेंट्स हैं इसके इलाज के। पहला कंपोनेंट ये है कि सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करें। कॉन्स्टिपेशन जब तक ठीक नहीं होगी फिशर ठीक नहीं हो सकता। कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करनी है। अब वो क्यों है कॉन्स्टिपेशन, बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन होती है वो क्यों होती है वो मैंने पहले भी बताया, मेरी कॉन्स्टिपेशन पे पूरी वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना है, उसमें बच्चे की डाइट चेंज करनी है, वो करना है। बच्चे को कॉन्स्टिपेशन को स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए कोई मेडिसिन देनी है, वो करना है। कोई बच्चे की फाइबर ऐड करना है, वो सारे पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के। अब कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के साथ साथ आपने फिशर की ट्रीटमेंट करनी होती है। मेडिकली फिशर की 2 3 4 चीज़ें हैं जो बड़ी अप्रूव्ड हैं पूरी दुनिया में, वो लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक क्रीम मिलती है जिसको हम कहते हैं GTN क्रीम, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। GTN के 2 काम होते हैं जब आप वहाँ लगाते हैं। एक तो जो एनल ओपनिंग जो टाइट हुई हुई है, जो सख्त है, जो स्पैज्म में आई हुई है, उनके मसल जो हैं वो टाइट हुए हुए हैं, उन मसल्स को रिलैक्स करती है। जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी। नंबर 2 जो दूसरा ये काम करती है वो ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करती है उस जहाँ पे इसको लगाएंगे। तो ब्लड सप्लाई उस जगह पे जब ज़्यादा आती है तो ब्लड जो है हमारा ये हीलिंग में पार्टिसिपेट करता है। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो अल्सर की, फिशर की हीलिंग अच्छी होगी। तो ये GTN पेस्ट के नाम से आता है। ये इसकी परसेंटेज होती हैं, आमतौर पे हम 2% GTN इसमें इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये बेसिकली जो दवाई है ये हार्ट अटैक के मरीज़ों को जो ज़ुबान के नीचे रखने के लिए दी जाती है, ये ब्लड प्रेशर को लो करती है। इसलिए अगर हाई परसेंटेज में देंगे तो उन मरीज़ों को ब्लड प्रेशर लो होकर हेडेक की कंप्लेंट होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए सिर्फ 2% GTN इस्तेमाल की जाती है। दूसरे नंबर पे एक और मेडिसिन है जो इसके साथ इस्तेमाल की जाती है, वो भी ब्लड प्रेशर की ही दवाई है। वो भी खून की नालियों को खोलती है, जिसको हम कहते हैं वेज़ोडाइलेटेशन करती है। वो हैं एक पूरी ग्रुप है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। डिल्टायाज़ेम उनमें से एक दवाई है जो वहीं पे गोली है, उसको आप पीस के उसको पेस्ट बना के आप लगाते हैं फिशर के ऊपर। उसका भी ऑलमोस्ट एक जैसा यही काम है, सेम काम होता है ये दोनों का। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो फिशर को हील करवाती हैं। तीसरे नंबर पे हम कहते हैं कि बच्चे को अगर फिशर है तो आप सुबह शाम नीम गर्म पानी लेके किसी टब में, बर्तन में, उसमें बच्चे को बिठाएं। बेशक उसमें थोड़ा सा डेटोल या पायोडीन डाल के बिठाएं। नीम गर्म पानी का भी काम ये होता है कि जो टेम्परेचर है या जब बढ़ता है तो खून की नालियाँ और मसल जो है हमारे वो रिलैक्स होते हैं, खून की नालियाँ खुलती हैं और ब्लड का बहाव उस जानिब ज़्यादा होता है। तो
ये 3 चीज़ें करें। पहला नंबर पे कॉन्स्टिपेशन रिलीव करें, दूसरे नंबर पे जीटीएन पेस्ट लगाएं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या दोनों मिला के लगाएं, और तीसरे नंबर पे जो है वो बच्चे को पानी में बिठाएं, जिसको हम कहते हैं सिट्स बाथ करवाना। तो सिट्स बाथ करवा सकते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन बहुत हद तक जो फिशर है वो हील होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं होता, ये कम से कम 2 वीक्स की ट्रीटमेंट होती है, उसको करना होता है जारी। लेकिन ये ट्रीटमेंट उस वक्त कामयाब होगी जब बच्चे की कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी, जब बच्चा सॉफ्ट स्टूल नरम पखाना कर रहा होगा, तब जाके ये ठीक होगी। और अगर इसके बाद भी फिशर ठीक नहीं हो रहा या कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रही, तो फिर हम जाते हैं सर्जरी की तरफ। सर्जरी में फिर बहुत से ऑप्शंस होते हैं। उसमें सबसे पहले सिंपल है कि एनेस्थीसिया दे के बच्चे को थोड़ा सा बेहोश करके जो एनल ओपनिंग है उसको डायलेट कर दें, थोड़ा खुला कर दें, डायलेटर होते हैं उनके साथ। दूसरे नंबर पे जो है वो स्फिंक्ट्रेक्टमीज हैं, वो फिर सर्जरी की अलहदा डिटेल्स हैं, उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन लास्ट ऑप्शन जो होता है वो सर्जरी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनल फिशर या जिसको आप बवासीर कहते हैं उसके बारे में। आप लोगों से आखिर में मेरी फिर वही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में आगाही दें, ताकि सब लोगों तक जो ऑथेंटिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।